आजकल आप सुनते हैं ना कि जीएसटी वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आते हैं वो उन लोगों को पहले पकड़ते हैं जिनको माल मिला है, और फिर उनकी वो कंप्लेंट होती है कि भाई हमारा क्या लेन देन है। तो ये मेरी वो चीज़। तो ये सारी चीज गोल घूम रही है। एंड इनकम टैक्स भी उसका डेटा कहीं ना कहीं जीएसटी के थ्रू फैच कर रहा है। जिन जिन पर्सन के ऊपर जीएसटी में फेक इनवॉइसिंग के केसेस हुए तो इनकम टैक्स भी रेगुलरली वहां पर नोटिसेस सप्लाई कर रहा है। इंटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ द डिपार्टमेंट्स। तो जो आप बता रहे हैं इसमें कि इनकम टैक्स एक स्टेप आगे है कि इंटेंट जिसका इन्वॉल्वमेंट है उस पर भी पेनल्टी लगा रहा है, तो इसमें वो सब मिडिल मैन या ब्रोकर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह के फेक ट्रांजैक्शन करने में हेल्प ही इंट्रोड्यूस कराया। परहैप्स उनको भी इसमें टारगेट करने का एंगल हो सकता है। बिल्कुल है सर, वो एंगल बिल्कुल इसके अंदर साथ में है। और इसमें जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि कोई जजमेंट्स आए हुए हैं इसमें कि भी जो 100% ऑफ अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, क्या उतना ही पेनल्टी मेरे को देनी पड़ेगी या कुछ उसमें आगे चल के लिटिगेशन में अगर सपोज उसको कंटेस्ट करते हैं तो फिर रिलीफ मिल सकता है? अब इसके अंदर चीज ये चल रही है कि आपने जीएसटी में उसको कैसे कंटेस्ट किया है। अगर मैं जीएसटी में वहां पे कंटेस्ट कर रहा हूँ कि सर मेरा कोई मैटर फेक इनवॉइस का है ही नहीं, मैंने एक्चुअल में डिलीवरी ली है या मैंने एक्चुअल में डिलीवरी दी है, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी, रिसीविंग का डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें अगर अपने पास है तो हम वहां पे एक चीज ये कह रहे हैं कि दिस डजंट गो इनटू दिस सेक्शन, दिस प्रोविजन, ये पेनल्टी का प्रोविजन ये वाला लगाएंगे ही नहीं। एट मैक्स व्हाट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन डू, ऐसा मतलब अपील में तो प्रायर टू अपील तो उन्होंने सब कुछ ऐड किया ही है, बट एसएससीज जब अपील में मूव ऑन किए हैं तो उन्होंने 2-3 इंटेंट के साथ वहां पे फाइट अप किया और इस 271 AAD को रिमूव करवा के 271C जनरल पेनल्टीज में गए। प्लस जो एडिशन भी हुआ तो वो 100% ऑफ परचेज वैल्यू का एडिशन नहीं हुआ, केवल जीपी रेशियो के अकॉर्डिंगली उस पर्सन का, उस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ रहा है उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही केवल इनकम में एडिशन किया है, मार्जिन जो प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल, बट जीपी ले रहे हैं, नॉट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पर, नॉट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एडिशन किया एंड अकॉर्डिंगली 100% ऑफ दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का ही पेनल्टी लगा, नॉट कंप्लीट अमाउंट का। अब सर इसमें क्या एक सेक्शन है जीएसटी में, सेक्शन 155 बर्डन टू प्रूफ, वो ये कहता है कि अगर जहाँ पे आपको आईटीसी क्लेम करनी है रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन है कि वो प्रूव करे कि भी आईटीसी एलिजिबल है। तो जहाँ पे उसने अगर वो कह रहा है कि मैंने गुड्स रिसीव किए हैं एक्चुअल में, तो देन ही हैज़ टू प्रूव विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कि मैंने एक्चुअल में रिसीव किए हैं। इस पर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था ई कॉम कॉफ़ी गिल के केस में। उसमें उन्होंने एक लिस्टिंग भी दी है कि भी जस्ट बिकॉज कि आपके पास इनवॉइस है, ई-वे बिल है और आपके पास लेजर अकाउंट्स है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट तो इस्टेब्लिश कि भी मेरे को गुड्स मिलेंगे। आपके पास फ्रेट चार्जेस का पेमेंट का कोई प्रूफ होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एलआर की कॉपी होनी चाहिए, बिल्टी की कॉपी होनी चाहिए। आपने कोई ट्रांजेक्शन किसी के साथ किया तो परचेस ऑर्डर होगा, आपने उसको पेमेंट किया तो बैंक स्टेटमेंट। तो देयर आर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू एस्टेब्लिश मोस्टली इन दिस केसेज जहाँ पे अगर फेक आईटीसी या नॉन रिसीट ऑफ गुड्स का आप पे चार्ज लगा हुआ है। अब एक इसमें एक प्रैक्टिकल इशू ये आता है कि ये हमने बात करी कि वे फेक रजिस्ट्रेशन और फेक आईटीसी, पर कई बार इसका इम्प्लीकेशन जेन्युइन एसएससीज पे भी आ जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमने तो एक्चुअल में गुड्स रिसीव किए हैं। भाई सपोज आप मान के चलें कि कोई एसएससी है जो सप्लायर है, वो जेन्युइन सप्लाई भी करता है और वो फेक सप्लाई भी कर रहा है, तो वो फेक सप्लाई कर रहा है वहाँ तक तो ठीक है। अब वो जिसको जेन्युइन सप्लाई कर रहा है तो उसकी आईटीसी में भी सवाल आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कहने वाला है कि आप उस सप्लायर ने सारे ही फेक किए हैं, दैट्स व्हाट डिपार्टमेंट विल से। तो इसका मतलब जेन्युइन एसएससी को भी उस आईटीसी पे चैलेंज आने वाला है, तब उसमें उसको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में कि ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअल में गुड्स रिसीव किए हैं। आप लेटर लिखें डिपार्टमेंट में कि और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एनक्लोज करें और उसको आगे कंटेस्ट करें। अब उसके अलावा क्या होता है कि सर्च होती है सपोज, या कभी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रीमाइसेस पे, और मान लीजिए उस टाइम पे प्रोप्राइटर है या कोई ट्रेडिंग है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पे वो प्रीमाइसेस लॉक था एट दैट टाइम। तो अब क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में आएगा प्रीमाइसेस फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस, जस्ट बिकॉज कि भी उस दिन वो अवेलेबल नहीं था। और काफ़ी बार ये भी होता है कि प्रायर इंटीमेशन नहीं होता, तो हो सकता है आपको मालूम नहीं कि आने वाला आता है कि ऑफिस तो था ही नहीं वहाँ पे, ऑफिस साइड वो वाली चीज। तो ऑफिस तो एक सिनेरियो ये भी होता है जहाँ पे एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंस है, जहाँ फेक रजिस्ट्रेशन है। पर ऐसे भी सिनेरियोस होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास एग्जिस्टेंस रजिस्ट्रेशन इज देयर, प्रीमाइसेस इज देयर,
पर उस टाइम पे आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो वो पीवी रिपोर्ट में फिर क्या होता है, आपके आईटीसी में भी चले जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में भी चले जाता है। तो देन अगेन वी नीड टू एस्टेब्लिश विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। एंड इसके बहुत सारे जजमेंट्स भी है पुरानी रिजीम के अंदर, एक्साइज रिजीम में भी काफ़ी सारे जजमेंट्स है आईटीसी पे, कि इवन डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ टू एस्टेब्लिश कि भाई आप अगर आईटीसी नॉन रिसीट ऑफ गुड्स है तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इफ़ आई एम एबल टू प्रूव विथ माई डॉक्यूमेंट्स कि भाई मेरे पास ये गुड्स आए, उसके मैंने एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको रिफ्लेक्ट कर दिए, तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें, तो अपन लिटिगेशन में भी जा सकते हैं।